प्रोग्राम खौफनाक वाकयात में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है सोनिया। उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है और ये एक इंतहाई खौफनाक और सच्ची स्टोरी है और उम्मीद है इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चले बढ़ते हैं आज के वाकये की तरफ। तो आगे का वाकया मैं आपको सोनिया की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम निशा, मेरा नाम सोनिया है और मेरा ताल्लुक हरीपुर से है। और ये जो भयानक वाकया मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मुझ समेत मेरे घर वालों के साथ पेश आया था। ये वाकया तकरीबन 1995 का है। तो वाकया कुछ यूं है कि मेरा मेका मनिकपुर में है और मैं शादी होके यहाँ हरीपुर में आई और साल में एक मर्तबा मैं जरूर अपने घर यानी अपने मेके जाती हूँ। तो हुआ कुछ यूं था कि सन 1995 में मैं, मेरे शौहर और मेरी सास हम तीनों मनिकपुर जा रहे थे। हम ट्रेन से मनिकपुर जा रहे थे और ये तकरीबन 19-20 घंटे का सफर था। खैर, हमारा सफर बहुत अच्छे से गुजरा और हम रात के 3 बजे तक मनिकपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हमें स्टेशन पे रिसीव करने के लिए मेरा भाई अपनी गाड़ी लेकर आने वाला था। तो हम सब लोग मेरे भाई का स्टेशन पे वेट करने लगे और मैंने अपने भाई को फोन कर पूछा कि तुम कब तक आओगे। तो मेरे भाई ने कहा कि बस 20-25 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब बाकी पैसेंजर्स जो हमारे साथ मनिकपुर स्टेशन पे उतरे थे वो सब वहां से जा चुके थे। अब सिर्फ हम तीनों ही उस स्टेशन पे रुके हुए थे। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम दोनों यहाँ रुको, मैं आगे जाके देखता हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए, शायद यहाँ आसपास कोई चाय का ढाबा हो। तो मैं तुम्हारे और मम्मी के लिए चाय लेकर आता हूँ क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही है। ये बोल के मेरे हस्बैंड स्टेशन से थोड़ा दूर चले गए। अब मैं अपनी सास के साथ टहलती हुई बातें कर रही थी। जब मैं अपनी सास के साथ बातें कर रही थी तो मैंने देखा कि स्टेशन से थोड़े आगे कुछ औरतें पत्थर पे बैठी हुई बातें कर रही हैं और वो जिस जबान में बातें कर रही थी वो हमें समझ नहीं आ रही थी। वो 3 औरतें थीं। तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो हम भी उनके पास जाके बैठ जाते हैं, शायद ये औरतें भी किसी की राह देख रही हैं। तो फिर हम भी उन औरतों के पास जाके बैठ गए। मेरी सास ने उन औरतों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, मगर उन औरतों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने एक चीज नोटिस की कि उन औरतों की आंखें झपक नहीं रही थी, जबकि एक आम इंसान की आंखें 10 से 20 सेकंड में झपकती हैं। लेकिन उन औरतों की आंखें कुछ अजीब ही थी और वो औरतें काफी पुरस्कार भी लग रही थी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से मेरी नजर उनके पैरों पे पड़ी। मैंने देखा कि उन सबके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर मुझे बहुत वहशत हुई और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर मैं उनके सामने नॉर्मली रिएक्ट कर रही थी। बस मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी आप चलें यहाँ से। तो मेरी सास भी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हम वहां से उठकर थोड़ा आगे आ गए और अब हम उन औरतों से काफी दूर आ गए थे। फिर ये सब बातें मैंने अपनी सास को बताई। ये सब बातें सुनकर मेरी सास भी काफी परेशान हो गई थी और हम दूर खड़े होकर समीर का वेट करने लगे। समीर मेरे हस्बैंड का नाम है। फिर 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद मेरे हस्बैंड आए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि फौरन यहाँ से चलो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, कुछ बताओगी, इतने परेशान क्यों हो? हमें तो तुम्हारा भाई लेने आने वाला था और इतनी रात में तो हमें कहीं रिक्शा भी नहीं मिलेगी। तो फिर ये सब बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने ये सारी बातें सुनकर कहा कि हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, आगे जाके हमें कोई ना कोई रिक्शा जरूर मिल जाएगी। तो हम तीनों आगे बढ़ के रिक्शा ढूंढने लगे। लेकिन जब हम रिक्शा ढूंढ रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की आंखें एकदम लाल सुर्ख हो रही हैं। तो मैं बहुत घबरा गई और मैंने उनसे पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है या आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद सर्दी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो फिर हम लोग चलने लगे और मेरे हस्बैंड मेरे बराबर में चल रहे थे कि अचानक से वो गायब हो गए।
वो मेरी और मेरी सास की आंखों के सामने से गायब हो गए। ये देखकर तो मैं वहां उसी वक्त बेहोश हो गई थी। फिर कुछ देर बाद मेरा भाई आया, जो हमें स्टेशन पे लेने आने वाला था, और फिर मेरी सास ने मुझे गाड़ी में लिटाया और मेरा भाई और मेरी सास मेरे हस्बैंड को ढूंढने लगे। मेरे हस्बैंड के फोन पर कॉल्स भी करी, लेकिन मेरे हस्बैंड कॉल पिक नहीं कर रहे थे। काफी देर ढूंढने के बाद हम घर आ गए और आते ही फौरन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस वालों ने कच्ची एफआईआर भी काटी, मगर मेरे हस्बैंड नहीं मिले। और इसी गम के अंदर मेरी सास भी काफी बीमार हो गई और मेरी सास का कुछ महीनों बाद इंतकाल हो गया। जो वक्त हम पर गुजरा था वो किसी दुश्मन पर भी ना गुजरे। लेकिन मेरे हस्बैंड तकरीबन 2 साल बाद अचानक घर आ गए, और जब वो घर आए तो उनका हुलिया और हालत बहुत ही अजीब सी थी। वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। एक सेकंड के लिए तो मैंने भी उन्हें नहीं पहचाना था। उनके बाल बड़े हुए थे और कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल एक मलंग और फकीर जैसे लग रहे थे। और हैरान करने वाली बात ये थी कि जब वो घर आए तो उन्हें कुछ याद नहीं था। वो किसी को भी नहीं पहचान रहे थे, बिल्कुल भी उन्हें कुछ याद नहीं था। तो मैंने ये सब देखकर अपने हस्बैंड से पूछा कि आप घर कैसे आए और आपको यहाँ किसने छोड़ा, मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब देखकर हम उन्हें नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके गए और उनका इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी चीज से डरे हुए हैं, शायद जब भी इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी। मेरे हस्बैंड मुसलसल उस मेडिसिन के इस्तेमाल से ठीक होने लगे और वो 4 से 5 महीने बाद मुकम्मल ठीक हो गए। तब मैंने उनसे पूछा कि उस रात स्टेशन पे क्या हुआ था। जब आप चाय लेने गए तो उसके बाद आप कहाँ चले गए थे? तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब मैं चाय लेने गया तो वहाँ एक औरत आई और उस औरत ने मुझे मिठाई दी और कहा कि मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, मेरे घर बच्चा हुआ है और इसीलिए मैं ये मिठाई बांट रही हूँ। तो मैंने उस औरत से कहा कि आप मुझे ये मिठाई दे दो, मैं बाद में खा लूँगा, अभी मेरा दिल नहीं है मिठाई खाने का। और उसकी दी हुई मिठाई का टुकड़ा मैंने अपनी जेब में डाल दिया। उसके बाद से अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी और बहुत चक्कर आने लगे। तो मैं एक जगह साइड पे जाके बैठ गया। बस उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं इतने साल कहाँ रहा, क्या खाया, कहाँ सोया और मैं किस तरह घर पहुंचा। मुझे कुछ भी याद नहीं। शायद वो औरत किसी जिन्नात में से थी जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई, और अगर वो मिठाई में खा लेता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। जब ये सब बातें मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने फौरन अपने हस्बैंड का सदका किया। ये एक सच्चा वाकया है जो हमारे साथ पेश आया। यही मेरी सच्ची आबीती थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने ये खौफनाक वाकया हमारे साथ शेयर किया। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि रात के सफर से मुतालिक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम होता कि मैं अकेले सफर के बारे में क्या जानता हूँ तो कोई भी रात को तन्हा सफर ना करता। यह हदीस सही बुखारी की है। अब आप इस हदीस से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि जिन्नात रात में ज्यादा ताकतवर होते हैं और गुंजान वीरान इलाके में आबाद होते हैं और जिन्नात किसी भी रूप में आके हमें डरा सकते हैं। लिहाजा सफर पे निकलने से पहले सफर की दुआ जरूर पढ़ लिया करें और किसी भी सुनसान वीरानी जगह पे बैठने से गुरेज करें। हो सकता है वो औरतें जिन्नात में से हों। उम्मीद है कि आपको इस वाकये से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर इसी किस्म के आप सच्चे वाकयात सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आप लोग लाइक और कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी स्टोरी ला सकूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ।
तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। फी अमान अल्लाह।